स्वागत है आप सभी का आपके अपने पाथ आईएएस एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज हम, जैसा कि आपने थंबनेल देखा है, हिंदी भाषा की उत्पत्ति एवं विकास पर चर्चा करेंगे। हिंदी भाषा का जन्म कैसे हुआ, कहाँ से आई और क्या इसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, उन सभी बिंदुओं पर विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज से हमारी भाषा की ये पहली क्लास है, तो आप पूरा वीडियो देखेंगे और आज जो चार्ट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उसमें से एक क्वेश्चन निश्चित तौर पे पूछा गया है। आप प्रीवियस ईयर बहुत सारे क्वेश्चन पेपर निकाल के देखेंगे तो आपको बहुत सारा प्रश्न मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हिंदी भाषा की उत्पत्ति एवं विकास। सबसे पहले हम लोग बात करें मित्रों, भाषा किसे कहते हैं? भाषा, ठीक है, भाषा जो है वो संस्कृत के भाष धातु से बनी है। संस्कृत के भाष धातु से बनी है। भाषा का जो अर्थ कहना, भाषा का जो अर्थ है वो है कहना, ठीक है, या बोलना। कहना, बोलना या प्रकट करना, प्रकट करना या होता है अभिव्यक्त करना, अभिव्यक्त करना। ठीक है, तो भाषा का अर्थ क्या है? कहना, बोलना। भाष धातु से बनी है, संस्कृत की धातु है। धातु का मीन्स होता है, संस्कृत में हम क्रिया के पद को जो है वो धातु कहते हैं। ठीक है, तो भाषा जो है वो भाष धातु से बनी है और भाष धातु का जो अर्थ होता है, उसका मतलब जो होता है वो है कहना, बोलना, प्रकट करना या अभिव्यक्त करना। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? भाषा का अर्थ क्या हो गया? भाषा का अर्थ ये हो गया कि हम अपनी भावनाओं को प्रकट किसको करेंगे? प्रकट करेंगे, हम बोलेंगे, बताएंगे किस चीज़ को? अपने भाव, विचार आदि को। ठीक है, मन में जो भाव है, सुख, दुख, प्रेम, दर्द, पीड़ा, जो भी है, जो भी विचार हैं, किसी के संबंध में कुछ कहना है, कुछ बताना है, वो सभी हम क्या करेंगे? प्रकट करेंगे। ठीक है, तो अपने मन के भावों, विचारों को प्रकट करना, ठीक है, जिस माध्यम से प्रकट किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। ढंग से समझिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर अब देखिए यहाँ पर मैं हूँ, मैं अपने विचार जो हैं या अपने भाव जो हैं आपसे बोलकर प्रकट कर रहा हूँ और आप जो है उसको सुनकर ग्रहण कर रहे हैं। ठीक है, आप क्या कर रहे हैं? सुनकर ग्रहण कर रहे हैं। तो मैं जिस माध्यम से, अर्थात मौखिक रूप से आपसे अपना विचार विनिमय कर रहा हूँ और आप सुनकर उसको ग्रहण कर रहे हैं, यही क्या है? भाषा है। ठीक है, ये कौन सी भाषा का प्रकार हो जाएगी? मौखिक भाषा। अब आप क्या करेंगे? आप ऑनलाइन हैं, आप अपने विचार जो है वो लिखकर प्रकट करेंगे और मैं सुनकर प्रकट करूँ, मैं सुनकर उसको समझूंगा, वो क्या हो जाएगी? लिखित भाषा। क्लियर है? और आप कुछ इमेजेस भेजे, है ना, अंगूठा थंब भेज दिए, कोई इमोजी भेज दिए, तो वहाँ पर उस सांकेतिक भाषा, संकेत के माध्यम से मैंने उसको समझा। ठीक है, तो ये भाषा के प्रकार हैं। खैर, हमको मेन अभी भाषा जाननी है। भाषा क्या होती है? भाषा जो है एक व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह, एक व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा आपस में जिस साधन या माध्यम के द्वारा विचार विनिमय किया जाता है। ठीक है, इधर व्यक्ति एक भी हो सकता है, अनेक भी हो सकता है, इधर भी एक हो सकता है, अनेक हो सकता है। तो एक या अनेक व्यक्ति द्वारा सामने किसी एक या अनेक व्यक्ति से जिस साधन या माध्यम से अपने भाव या विचार प्रकट किए जाते हैं, वो साधन या माध्यम क्या कहलाता है? भाषा कहलाती है। ठीक है, तो भाषा का जो ये बेसिक चीज़ है, आपको ध्यान रखनी है। ठीक, चलिए आगे हम बात करेंगे हिंदी की। अब आ जाइए हिंदी पर। ठीक, जो हमारा आज का मेन टॉपिक है, हिंदी भाषा की उत्पत्ति और विकास। ठीक है, तो ये हिंदी शब्द कहाँ से आई? ठीक, तो पहले दोस्तों, जो सिंधु नदी जो बहती है ना, भारत से निकलकर पाकिस्तान, ईरान की ओर, ठीक, तो वो जो है पाकिस्तान की ओर बाहर होके, है ना, तो सिंधु नदी के किनारे जो लोग रहते थे, ठीक है, अब ईरानी लोग क्या करते थे
ईरानी लोगों की जो भाषा थी मित्रों, तो वो क्या थी? फारसी। हिंदी स्वयं जो है वो फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी क्या है? स्वयं फारसी भाषा का शब्द है हिंदी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब ये फारसी लोग स को क्या लिखते थे? ह लिखते थे, और ध को क्या लिखते थे? द लिखते थे। तो ये जो है वो शब्द क्या बन गया? बन गया हिंदू। ठीक है, क्या बन गया? हिंदू। सिंधु नदी के किनारे जो लोग रहने वाले थे वो लोग हिंदवासी कहलाए। ठीक है, क्या कहलाए? हिंदवासी। ठीक, और उनको क्या कहा गया? हिंदू। हिंदू नाम से उसको संबोधित किया गया। और इनके द्वारा जो बोली जाने वाली भाषा थी, सिंधु नदी के किनारे जो लोग रह रहे थे वो बोलते थे सिंधी। ठीक है, सिंधी। और यही बाद में स का ह हो गया और बाद में क्या बन गया? ये हिंदी। ठीक है, यही हिंदू हिंदुई हुई और हिंदुई से आगे चलकर ये हिंदी हो गई। इसका मतलब ये क्या? संधि सिंधी जो है हिंदी ऐसा नहीं है, वो एक अलग धड़ा था जो सिंधु नदी के किनारे वास कर रहा था, जो सिंधी भाषा का प्रयोग करते थे। लेकिन जो मैक्सिमम सिंधु नदी के किनारे जो लोग थे जिन्होंने जिस भाषा को बोला वो क्या कहलाई? हिंदी कहलाई। इस बात को ध्यान रखिएगा। आज भी सिंधी का प्रयोग है, प्रचलन में है, आप जानते ही हैं बहुत अच्छे से। ठीक है, चलिए तो हम आगे बात करें। आगे हम बात करें हिंदी का जो है वो उत्पत्ति कैसे हुई, ये तो हिंदी शब्द कैसे बना उसके ऊपर चर्चा की, और ये फारसी भाषा का शब्द है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अगर हम बात करें इस विश्व की सबसे प्राचीनतम भाषा कौन सी है, सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है, तो सबसे प्राचीन जो भाषा है मित्रों वो है संस्कृत। कौन सी भाषा है? संस्कृत। ठीक है, अब हमने कह दिया संस्कृत, तो क्या संस्कृत प्राचीन भाषा हो गई? ऐसा नहीं है। हमको आज के जो दौर है उसमें प्रमाण की आवश्यकता होती है। बिना प्रमाण के तो आप कोई भी बात नहीं मानेंगे, है ना। तो ये प्रमाणिक, वैसे हम जानते हैं कि सतयुग द्वापर युग में भी, त्रेता युग में भी जो है वो संस्कृत का प्रचलन था, लेकिन अब उसको कौन माने। तो अभी हम किस प्रमाण के आधार पर बात करते हैं, तो संस्कृत का जो सबसे प्राचीनतम ग्रंथ मिला है विश्व में उसको हम किस नाम से जानते हैं? ऋग्वेद के नाम से जानते हैं। कौन सा? ऋग्वेद। और ये ऋग्वेद का यदि हम कालक्रम डिसाइड करें तो हमारे विद्वानों ने, साहित्यकारों ने किया है इसको 1500 ईसा पूर्व। 1500 ईसा पूर्व मतलब ईसा मसीह के जन्म के 1500 साल पहले जो प्रचलित भाषा थी, जो वेद हमको मिला है ऋग्वेद, उसकी भाषा थी संस्कृत। कौन सी भाषा थी? संस्कृत। तो आज के हिसाब से देखिए तो 3500 से भी ज़्यादा पुरानी जो भाषा है संस्कृत, इसीलिए इसको विश्व का सबसे प्राचीन भाषा कहा गया है संस्कृत को। ठीक है, संस्कृत ही सबकी जननी है। ठीक, अब इसके बाद संस्कृत से कैसे इसका आगे विस्तार हुआ तो इसको हम देखते हुए चलेंगे। सबसे पहले बात करें संस्कृत में, तो इस समय दोस्तों संस्कृत के 2 रूप प्रचलित थे। कौन कौन से रूप प्रचलित थे? तो देखिए, एक की हम बात करें तो एक है आपका वैदिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत, ठीक है, पहला है हमारा वैदिक संस्कृत। यहाँ पर देखिए मूल शब्द है वेद, और वेद में इक प्रत्यय जुड़ा है, और इक जो है वो संबंधवाचक प्रत्यय है, और संबंधवाचक प्रत्यय जुड़ने से व का जो ए है वो ए में परिवर्तित दीर्घ हो जाता है और शब्द बनता है वैदिक। ठीक है, तो वेद से संबंधित है जो वो क्या है? वैदिक है। वेद से संबंधित है जो वो वैदिक है। ठीक, इस प्रकार से आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर देखें तो वैदिक संस्कृत में, इसको वैदिक संस्कृत क्यों कहा गया? क्योंकि यहाँ पर 4 वेदों की रचना इस वैदिक संस्कृत में की गई थी। कौन कौन से? तो आप ध्यान रखेंगे, पहला ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा सामवेद,
और चौथा है अथर्ववेद। तो ये 4 वेदों की जो रचना हुई थी वो वैदिक संस्कृत में हुई थी। ठीक है, कौन सी संस्कृत में? वैदिक संस्कृत में। अब देखिए भाषा की विशेषता अगर आप पढ़ेंगे तो भाषा की विशेषता में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, भाषा हमेशा कठिन से सरलता की ओर प्रवाहित होती है। प्रवाहमान तो होती ही है, लेकिन कहाँ से कहाँ? कठिन से सरलता की ओर। ठीक है, तो वेदों को जब आप पढ़ेंगे मित्रों तो आपको दिखेगा क्या कि एक लाइन का एक पूरा सेंटेंस जो है वो समाप्त हो जाता था, लेकिन वो शब्द कंप्लीट नहीं होता था। मतलब इतना लंबा लंबा शब्द था। ठीक है, बहुत लंबे शब्द हुआ करते थे। अब देखिए तो इनको पढ़ना थोड़ा सा क्या था? कठिन कार्य था, टिपिकल कार्य था, है ना। तो ये वेदों की भाषा, अब ये वेदों की रचना किसने की? तो इसको माना जाता है कि ये स्वयं भगवान की रचना है। ठीक है, भगवान के द्वारा कही गई बातें हैं, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? वैदिक संस्कृत को देववाणी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? देववाणी। ठीक है, क्या कहा जाता है? ध्यान रखिएगा, देववाणी कहा जाता है। और इसका यदि हम कालक्रम निर्धारित करें तो ये 1500 ईसा पूर्व से लगाकर 1000 ईसा पूर्व तक जान पड़ता है। 1000 ईसा पूर्व। ठीक है, कई जगह 1500 से 800 दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई आप किसी चीज़ को, किसी भी भाषा को एकदम एग्जैक्ट सीमा में नहीं बांध सकते। आप नहीं कह सकते कि संस्कृत का प्रचलन यहाँ तक था और इसके जस्ट बाद दूसरे दिन से सीधा हिंदी का प्रचलन चालू हो गया, ऐसा नहीं कह सकते ना भाई। तो इस बात को अलग अलग विद्वानों ने अपनी अलग अलग दृष्टि से देखा और जिनको जो समय लगा उस हिसाब से इसको निर्धारित किया गया है। ठीक है, तो ये देव भाषा थी, देववाणी थी। कौन सी? वैदिक संस्कृत। ठीक, तो इसी समय अब इतनी क्लिष्ट भाषा, इतनी कठिन भाषा का प्रयोग जो है वो उस समय तो होना, मतलब सभी लोगों के समझ में आना स्वाभाविक सी बात है, नहीं आना था। ठीक, तो यहाँ पर इसी के समय एक और भाषा प्रचलन में थी जिसका नाम है, हम क्या नाम देते हैं? उत्तर संस्कृत। उत्तर संस्कृत, इसी को ही कहा जाता है ब्राह्मण संस्कृत। और इसी को ही हम जानते हैं लौकिक संस्कृत के नाम से। लौकिक संस्कृत। ठीक है, अब ये उत्तर संस्कृत, लौकिक संस्कृत या ब्राह्मण संस्कृत क्या थी? तो ये जो थी, आप नाम से समझ रहे होंगे, ब्राह्मण संस्कृत, लौकिक, लोक प्लस इक, लौकिक संस्कृत थी। तो ये क्या थी? तो ये दोस्तों इस समय ये भाषा देव की वाणी कही जाती थी। तो उस समय जो पढ़े लिखे वर्ग थे, जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे पंडित थे, जो ब्राह्मण थे, वो जिस भाषा का प्रयोग करते थे उसको उत्तर संस्कृत, ब्राह्मण संस्कृत कहा जाता था। और यदि इसका हम कालक्रम देखें तो ये 1000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व, 1000 ईसा पूर्व से कितना ईसा पूर्व है? ये 500 ईसा पूर्व है। ठीक है, और इसी समय क्योंकि ये ब्राह्मण संस्कृत, लौकिक संस्कृत हमारे जो है वो धार्मिक पुस्तकें जो थी, जैसे रामायण है, जैसे महाभारत, जैसे वेदांग, जैसे उपवेद, जैसे पुराण, उपनिषद, और अरण्यक आदि ग्रंथों की रचना हुई। ठीक है, तो इस समय जो ब्राह्मण संस्कृत था, लौकिक संस्कृत था, ये पढ़े लिखों की भाषा थी। और इस भाषा में जो है वो हमारे धार्मिक बहुत सारे ग्रंथों, रामायण, महाभारत, उपनिषद, पुराण, पुराण है, ठीक है, और उपवेद हैं, वेदांग है, अरण्यक है, इनकी जो रचना हुई है वो ब्राह्मण संस्कृत और लौकिक संस्कृत में हुई। और इसका कालक्रम जो था वो 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व था। ठीक है, अब देखिए
क्या मैंने अभी बताया, भाषा की जो विशेषता है वो कठिन से सरलता की ओर प्रवाहमान होता है। तो यहाँ पर ये ब्राह्मणों की इतनी, जो रामायण महाभारत जो उपवेद लिखे गए हैं उनकी भी भाषा आप जानते हो, ये क्या सामान्य लोगों के समझ में आने वाली भाषा थी? नहीं थी। आज समझ में नहीं आता है कई लोगों को, तो उस समय तो बात ही अलग थी, है ना। तो ये उच्च वर्ग पढ़े लिखे ब्राह्मणों की भाषा थी। तो फिर क्या हुआ? तो ये हुआ कि वहाँ पे जो आम जनता थी, जो अनपढ़ लोग थे, जो बिना पढ़े लिखे लोग थे, वो आपसी संपर्क के लिए, आपसी बातचीत करने के लिए एक नई भाषा का प्रयोग करते थे, जिसको कहा गया उत्तर संस्कृत के समकक्ष ही जो अनपढ़ लोग थे, जो नई भाषा का प्रयोग करते थे, उसको कहा गया पाली भाषा। पाली भाषा, ठीक है। ये किसकी भाषा थी? जो पढ़े लिखे नहीं थे, अनपढ़ लोगों की भाषा थी। इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये पाली भाषा का यदि कालक्रम देखें तो ये कालक्रम जाएगा 500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व से पहली ईस्वी तक, 500 ईसा पूर्व से पहली ईस्वी तक इसका कालक्रम जाएगा, ठीक है। आप जानते हैं कि पाली भाषा में जो है वो अशोक के अभिलेख, ठीक है, अशोक के अभिलेख जो हमको प्राप्त हुए हैं वो किस भाषा में प्राप्त हुए हैं? पाली भाषा में। अगर आप छत्तीसगढ़ को ही देखें तो जोगीमारा गुफा में आप जाएंगे तो वहाँ भी जो अभिलेख है वो पाली भाषा में है, ठीक है। तो पाली भाषा में क्या हुआ? अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए हैं मौर्यकालीन। सम्राट अशोक के जो अभिलेख थे वो पाली भाषा में थे। दूसरा, यहाँ पर बौद्ध धर्म के लोगों ने, ठीक है, बौद्ध धर्म के लोगों ने अपने धर्म का प्रचार प्रसार पाली भाषा में किया। अपने धर्म का जो प्रचार प्रसार है वो किस भाषा में किया? पाली भाषा में किया, ठीक है। तो पाली भाषा में अशोक के अभिलेख जो है हमको मिलते हैं। इसके अलावा बौद्ध धर्म के लोगों ने अपने धर्म का जो प्रचार प्रसार है वो पाली भाषा में किया है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। पाली भाषा जो है वो देश की पहली देसी भाषा, इसमें आप कंफ्यूज हो सकते थे, ये क्या कहलाती है? पहली देसी भाषा। पाली भाषा को देसी भाषा कहते हैं, ठीक है। ये भारत की प्रथम जन भाषा सभी लोगों में प्रचलित थी, ठीक है, इसीलिए इसको जन भाषा कहते हैं, ठीक। इसके अलावा इसे प्रथम प्राकृत भाषा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रथम प्राकृत। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। प्रथम प्राकृत भाषा कौन सी है? तो वो पाली है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। भगवान बुद्ध के उपदेशों को, उनका जो बुक लिखा गया है, ठीक है, उनके उपदेशों पर आधारित उन सभी को जो उनका भाषा क्या थी उनकी, तो ये पाली भाषा थी, इस बात को ध्यान रखिएगा। 500 ईसा पूर्व से पहली ईस्वी तक ये भाषा प्रचारित थी, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, इसी को ही प्रथम हम क्या कहते हैं? देशी भाषा कहते हैं। इसी को ही क्या कहा जाता है? जन भाषा कहा जाता है। और ये इसी पाली भाषा को ही प्रथम प्राकृत भाषा भी हम कहते हैं, इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। पाली भाषा को ही हम प्रथम प्राकृत भाषा कहते हैं, ठीक। चलिए, तो पाली भाषा के बाद एक नई भाषा का जन्म यहाँ पर होता है और वो कहलाई फिर प्राकृत भाषा। कौन सी भाषा? प्राकृत भाषा, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा कि पाली भाषा को भी प्राकृत भाषा कहा जाता है। तो ये जो है वो ये द्वितीय प्राकृत भाषा कहलाई। क्या कहलाई? द्वितीय प्राकृत। प्राकृत भाषा जो थी वो क्या कहलाई? द्वितीय प्राकृत। अब ये प्राकृत भाषा क्या थी? हमने देखा कि वैदिक संस्कृत जो है वो देवों की भाषा थी, इसलिए उत्तर संस्कृत, लौकिक संस्कृत या ब्राह्मण संस्कृत
उच्च वर्ग के पढ़े लिखे लोग, ब्राह्मण लोग, पंडित लोग इसका प्रयोग करते थे। तो वहाँ पर सामान्य जन जो भाषा यूज़ करती थी, जो अनपढ़ लोग यूज़ करते थे, वो पाली भाषा कहलाए। तो प्राकृतिक भाषा के प्राकृत भाषा क्या थी? तो प्राकृत भाषा स्वतंत्र थी, स्वतंत्र भाषा या नैसर्गिक भाषा, स्वच्छंद भाषा, ठीक है। मतलब प्राकृत भाषा प्रकृति द्वारा प्रदत्त भाषा, आप इस प्रकार से कह सकते हैं, जिसका प्रयोग, इसका प्रयोग जो पढ़े लिखे वर्ग नहीं था वो भी करता था, और जो पढ़े लिखे थे, उच्च शिक्षित थे, वो, मतलब ये सभी लोगों के बीच अपने विचार विनिमय का माध्यम बनी थी प्राकृत भाषा। चाहे पढ़ा लिखा हो ना हो, दोनों के लिए ये दोनों के लोग ही, दोनों वर्ग के लोग ही इसका प्रयोग करते थे। किसका? प्राकृत भाषा का। और प्राकृत भाषा का यदि हम कालक्रम देखें तो ये है पहली ईस्वी से लगाकर 500 ईस्वी तक, पहली ईस्वी से लगाकर 500 ईस्वी तक। और आप जानते ही हैं कि पाली भाषा में जैन धर्म के लोगों ने, पाली भाषा में किसने? जैन धर्म के लोगों ने अपने धर्म का प्रचार प्रसार किया। ठीक है, तो ये किस में किया? प्राकृत भाषा में। पाली भाषा में बौद्ध धर्म के लोगों ने, और प्राकृत भाषा में जैन धर्म के लोगों ने अपने धर्म का प्रचार प्रसार किया। ऑप्शन यदि इस प्रकार आएगा, प्रथम प्राकृत, द्वितीय प्राकृत, तो प्रथम प्राकृत में बौद्ध धर्म के लोगों ने और द्वितीय प्राकृत में जैन धर्म के लोगों ने अपने धर्म का प्रचार प्रसार किया था। इस बात को आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये जो भाषा थी, प्राकृत भाषा, दोनों वर्ग की भाषा थी। यहाँ से जो है वो भाषा का स्वरूप बिगड़ा, और बिगड़ने से यहाँ से एक नई भाषा का जन्म होता है, ठीक है। कौन सी भाषा का जन्म होता है? तो यहाँ से एक नई भाषा का जन्म होता है, और जिसे हम जानते हैं अपभ्रंश के नाम से। कौन सी भाषा? अपभ्रंश, अपभ्रंश भाषा। और इसी को ही हम क्या कहते हैं? बिगड़ी भाषा, बिगड़ी भाषा। और इसी को ही क्या कहा जाता है? अवहट्ट भाषा, ठीक है, अवहट्ट भाषा। और इसी को ही क्या कहा जाता है? अविहत्थ भाषा। तो अनेक नाम से इसको जानते हैं। अपभ्रंश मतलब आप जानते हो बिगड़ा हुआ, अपभ्रंश, बिगड़ी भाषा, अवहट्ट भाषा, अविहत्थ भाषा, ये सारी भाषाएं क्या है? प्राकृत भाषा से जन्म लेनी, प्राकृत भाषा का बिगड़ा हुआ स्वरूप, बदला हुआ स्वरूप। और इसका कालक्रम देखें तो ये 500 ईसा पूर्व से लगाकर 500 ईस्वी से लगाकर 1000 ईस्वी तक जान पड़ती है, ठीक है। कब से कब तक? अपभ्रंश या बिगड़ी भाषा को हम लोग देखें तो इसका जो कालक्रम है 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक दिखाई देता है, ठीक है। तो इस समय अपभ्रंश के 7 रूप प्रचलित थे, ठीक है। इस समय जो है वो अपभ्रंश के 7 रूप प्रचलित थे। कौन कौन से? तो मैं अगली स्लाइड में इसको ले लेता हूं, ठीक है। अपभ्रंश, 7 प्रकार के अपभ्रंश यहां पर हम लोग देखेंगे। कौन कौन सा? देखिए, पहला है शौरसेनी अपभ्रंश। शौरसेनी अपभ्रंश। दूसरा है खश अपभ्रंश। तीसरा है ब्राचड़ अपभ्रंश। चौथा है आपका पैशाची अपभ्रंश। सॉरी, ये चौथा है। पांचवा है आपका महाराष्ट्री अपभ्रंश।
छठवा है आपका अर्धमागधी अपभ्रंश। और सातवां है आपका मागधी अपभ्रंश। मागधी अपभ्रंश। तो ये 7 अपभ्रंश उस समय प्रचलित थे और यहीं से ही हिंदी भाषा के साथ साथ 5 प्रकार की हिंदी भाषा आपको देखने को मिलेगी और उसके अलावा 18 बोलियों का भी जन्म यहीं से आपको देखने को मिलेगा। तो इसको विशेष रूप से आपको याद रखने हैं। तो देखते हैं कहाँ कैसे कैसे हिंदी कहाँ कहाँ से जो है वो हमको देखने को मिली है। सौरसेनी अपभ्रंश से बात करें तो सौरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी। दूसरा है राजस्थानी हिंदी, राजस्थानी हिंदी। और तीसरा है गुजराती। तीसरा क्या है? गुजराती। ठीक है। इसके बाद खस अपभ्रंश से देखें एक ही पहाड़ी हिंदी, पहाड़ी हिंदी का जन्म हुआ। ब्राचड़ से देखें तो सिंधी, सिंधी भाषा का जन्म हुआ। और पैसाची अपभ्रंश से देखें तो पंजाबी, पंजाबी। और एक भाषा लहंदा, लहंदा, लहंदा क्षेत्र से आए लोग लहंदा का प्रयोग करते थे। पैसाची पिसाचों की भाषा थी। महाराष्ट्र में बोली जाने वाली भाषा थी मराठी। ठीक है। अर्धमागधी, अर्धमागधी से जो जन्म हुआ है वो हुआ है पूर्वी हिंदी का, पूर्वी हिंदी। ठीक है। और मागधी से यदि बात करें तो मागधी से असमिया, असमिया। दूसरा बांग्ला, तीसरा ओडिया, चौथा है बिहारी हिंदी। ठीक है। चौथा क्या है? बिहारी हिंदी। ठीक। तो इस प्रकार से इन अपभ्रंश से हमको ये हिंदी जो है वो 5 प्रकार की हिंदी, 5 टाइप्स ऑफ हिंदी लैंग्वेज दिखाई देता है। कौन कौन सा? तो ये देखिए, पहला है पश्चिमी हिंदी, दिख रहा है। दूसरा है राजस्थानी हिंदी। तीसरा है आपका पहाड़ी हिंदी। चौथा है आपका पूर्वी हिंदी। और पांचवा है आपका बिहारी हिंदी। तो ये यहाँ से 5 प्रकार की हिंदी जो है वो आपको देखने को मिलती है। और इस हिंदी का प्रचलन 1000 ईस्वी से अभी तक लगातार जो है वो अनवरत बना हुआ है। ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे, यहाँ से हमारी हिंदी का जन्म होता है। अब क्वेश्चन आता है कई प्रकार से। क्या? सबसे पहले तो सीक्वेंस पूछा जाता है कि हिंदी का विकास जो है वो कैसे हुआ है। ठीक है। हिंदी के विकास का मतलब क्रम पूछा जाता है। तो मैं क्रम एक बार यहाँ पर आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। देखिए, सबसे पहले क्या? संस्कृत। संस्कृत इस समय 2 रूपों में प्रचलित थी। पहला था वैदिक संस्कृत और उसके बाद जो था वो लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत से फिर आया क्या? हमारा पाली भाषा, जिसे प्रथम प्राकृत कहते हैं, पाली भाषा। ठीक है। और उससे पाली भाषा से फिर नई भाषा का जन्म हुआ प्राकृत भाषा, जिसे द्वितीय प्राकृत कहते हैं। और उससे फिर आई अपभ्रंश भाषा, जिसे तृतीय जो है वो प्राकृत कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? तृतीय प्राकृत।
ठीक है। फिर यहाँ से अपभ्रंश से फिर हमारा हिंदी का जन्म हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर अपभ्रंश के बाद देखिए, यहाँ पर क्रम तो आपको पता चल गया, संस्कृत, वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। अपभ्रंश है हिंदी का, लेकिन अपभ्रंश में कौन से अपभ्रंश से हिंदी का, ठीक है, ये भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। यहाँ पर अपभ्रंश के बाद ये दे दिया जाए कि सौरसेनी से या खस से या अर्धमागधी से या मागधी से, इस प्रकार से जो प्रश्न आ जाएंगे फिर कैसे करेंगे, तो यहां पर याद रखिएगा दोस्तों, इसमें इस प्रकार से प्रश्न आया तो ये सौरसेनी ही इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, सौरसेनी, क्योंकि सौरसेनी उसमें भारत में बहुतायत क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा थी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी का जन्म। तो यहाँ पर यदि आपसे प्रश्न पूछे कि हिंदी का जन्म निम्नलिखित में से कौन से अपभ्रंश भाषा से हुआ है, तो सौरसेनी अपभ्रंश आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। ठीक है, आया समझ में यहाँ तक? ठीक। इसके बाद छत्तीसगढ़ी को भी आप इसी में से देख लीजिए। छत्तीसगढ़ी भाषा का जन्म पूर्वी हिंदी से होता है। पूर्वी हिंदी से 3 बोलियों का जन्म हुआ, एक बघेली, दूसरा अवधी और तीसरा है छत्तीसगढ़ी। तो छत्तीसगढ़ी का जन्म जो हुआ है वो किससे हुआ है, तो वो हुआ है पूर्वी हिंदी से। ठीक है, अब ये पूरा का पूरा क्रम आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक, जो क्रम मैंने बताया, क्या क्या, संस्कृत, वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश, पूर्वी हिंदी और उसके बाद जो है वो छत्तीसगढ़ी। ये क्रम को कई बार पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। पिछली बार क्वेश्चन ये भी पूछा गया था कि छत्तीसगढ़ी भाषा की 2 बहनें जो भाषाएं हैं, बहन जो बोलियां हैं वो कौन सी है, तो बहनें कौन होगी, जो उसके साथ जन्म ली है। तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ी के साथ अवधी और बघेली, ये 2 इसकी बहन भाषाएं हैं, बहन बोलियां हैं भी आप कह सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने देखा हिंदी का विकास कैसे हुआ। सारा तथ्य आपको इसमें से पता है, आप बहुत ढंग से आराम से इसको पढ़िएगा, समझिएगा, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो आज के लिए हम यहीं तक विराम करते हैं। कल हम जो नेक्स्ट पार्ट में वर्ण भाषा का जो नेक्स्ट टॉपिक है, वर्ण व्याकरण में हम वर्ण पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो एक बार मैं बस रिवीजन करा देता हूँ, देखिएगा। पहला हम बात करें, पहले हम लोगों ने देखे थे भाषा भाष धातु से बनी है, जिसका अर्थ होता है कहना या बोलना या प्रकट करना, अभिव्यक्त करना। ठीक है, तो व्यक्तियों के बीच अपने विचारों का आदान प्रदान जिस माध्यम से होता है वो हम भाषा कहते हैं। हिंदी भाषा को देखें तो हिंदी जो है वो फारसी भाषा का एक शब्द है। ठीक है, सबसे प्राचीन यदि हम भाषा की बात करें तो सबसे प्राचीन जो भाषा थी वो थी संस्कृत, और संस्कृत उस समय 2 रूपों में प्रचलित थी, एक वैदिक संस्कृत और एक है उत्तर संस्कृत। वैदिक संस्कृत को देववाणी कहा जाता था, और एक तरफ जो थी जिसमें वेदों की रचना हुई है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ठीक है, इसे देव भाषा या देववाणी कहा जाता था। कालक्रम देखे 1500 ईसा पूर्व से लगाकर 1000 ईसा पूर्व तक जान पड़ता है। दूसरी तरफ एक और भाषा प्रचलित थी जो पढ़े लिखों की, ब्राह्मणों की, पंडितों की भाषा थी, जिसे हम उत्तर संस्कृत, ब्राह्मण संस्कृत या लौकिक संस्कृत कहते हैं। ठीक, यदि इसके कालक्रम को देखें तो ये 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक रहा है, और इसमें रामायण, महाभारत, वेदांग, उपवेद, पुराण, उपनिषद वगैरह की रचना हुई है। ठीक, वैसे ही उसके बाद उत्तर संस्कृत या ब्राह्मण संस्कृत के एक नई भाषा का जन्म हुआ। इससे नई भाषा का जन्म नहीं हुआ। इस समय जब उत्तर संस्कृत प्रचलन में था तो जो अनपढ़ लोग थे, चूंकि ये पढ़े लिखो ब्राह्मणों की भाषा थी, तो जो अनपढ़ लोग थे, जो बिना पढ़े लिखे लोग थे, वो किस भाषा का प्रयोग करते थे,
पाली भाषा का प्रयोग करते थे और पाली भाषा को ही भारत की पहली देसी भाषा, पहली जन भाषा और प्रथम प्राकृत भाषा कहा जाता है। इसका कालक्रम देखेंगे तो ये 500 ईसा पूर्व से लगाकर प्रथम ईस्वी तक मिलता है। दूसरा बात करें, ये अशोक के अभिलेख जो है वो पाली भाषा में मिले हैं और बौद्ध धर्म के लोगों ने अपने धर्म का प्रचार प्रसार भी किस भाषा में किया है? पाली भाषा में किया है। उसके बाद चूंकि वो अनपढ़ों की भाषा थी, उसी समय एक नई भाषा का जन्म हुआ जिसे प्राकृत भाषा या द्वितीय प्राकृत कहते हैं, ठीक है। और इसका कालक्रम देखें तो पहली ईस्वी से 500 ईस्वी तक रहा है। जैन धर्म के लोगों ने अपने धर्म का प्रचार प्रसार प्राकृत भाषा में किया है और प्राकृत भाषा से फिर एक नई भाषा सामने आई। भाषा का जो है रूप बदला, बिगड़ा और जिसे हम अपभ्रंश भाषा, बिगड़ी भाषा, अवहट्ट या अविहत्त के नाम से जानते हैं। यदि इसका कालक्रम देखें तो 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक मिलता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, उस समय अपभ्रंश जो है वो 7 रूपों में प्रचलित थी। सौरसेनी, खस, ब्राचड़, पैसाची, महाराष्ट्रीय अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश और मागधी अपभ्रंश, ये 7 रूपों में प्रचलित थी, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे, सौरसेनी से पश्चिमी हिंदी, उसके बाद राजस्थानी हिंदी, फिर गुजराती, और खस अपभ्रंश से देखें पहाड़ी हिंदी, ब्राचड़ अपभ्रंश से देखें सिंधी, पैसाची अपभ्रंश से देखें तो पंजाबी और लहंदा, महाराष्ट्रीय अपभ्रंश से देखें तो मराठी, अर्धमागधी अपभ्रंश से देखें तो पूर्वी हिंदी और मागधी अपभ्रंश से देखें तो असमिया, बांग्ला, ओडिया और बिहारी हिंदी, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा, ये मागधी से, ठीक है, अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी और पूर्वी हिंदी से फिर 3 बोलियों का जन्म होता है, बघेली, अवधी और छत्तीसगढ़ी। तो हमें छत्तीसगढ़ी जो देखने को मिलती है वो कहाँ से? अर्धमागधी, अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी और पूर्वी हिंदी से छत्तीसगढ़ी। तो ये क्रम को आप बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे, एक ना एक प्रश्न इन तथ्यों से पूछा जाता है, ठीक है। तो आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं, नेक्स्ट पार्ट में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय भारत।